साथियों नमस्कार। आज की संध्या में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम 3 जून को श्री सुधींद्र मोहन शर्मा जी के दिए हुए व्याख्यान पर परिचर्चा करेंगे। मैं आगे के कार्यक्रम को संचालन के लिए डॉक्टर सुषमा रावत जी को आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। शर्मा जी ने जो उद्बोधन दिया था 3 जून को, उसको मैंने आज बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट लिख के सुना, तो मुझे समझ में आया कि कितना बढ़िया कंटेंट उसका था। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और हम अपने आप में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। और वो उद्बोधन में मुझे वो वाटर के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता ही जा रहा था। वो जो रिस्पेक्ट वर्ड था, फिर उन्होंने लास्ट में उसको यूज कर ही लिया था कि 5R में वो 5th रिस्पेक्ट था। तो हमें सच में, जैसे हम अपनी पुस्तक का रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसको पैर लग जाता है तो हम ऐसे सिर पे लगाते हैं, तो पानी के लिए भी ऐसा ही रिस्पेक्ट होना जरूरी है। और हम देखते हैं कि गंगा जी की आरती होती है, नर्मदा जी की आरती होती है, पर उसके साथ हम अपनी बुद्धिमत्ता लगाते नहीं है। हम उसी गंगा जी को और उसी नर्मदा जी को बुरी तरह गंदा भी कर देते हैं। एक तरफ आरती करते हैं, एक तरफ गंदा करते हैं, तो हम कॉन्फ्लिक्ट में हमारा बिहेवियर शो करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न शर्मा जी को ये है कि हमारे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का के क्या नियम है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा भूजल कितना बढ़ता है, और उसके विषय में और सब कुछ। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टर्म है वो बहुत बड़ी टर्म है, और उसी के अंतर्गत एक उसका सबसेट है। जो मैथ्स पढ़े हुए हैं उनको पता है सबसेट क्या होता है। एक बड़ा सेट है, उसके अंदर एक छोटा सबसेट है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। तो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में अंतर भी समझना चाहिए कि कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ऑल एनकम्पासिंग एक टर्म है जिसमें सारी चीजें आ जाती है, और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग उसका एक छोटा पार्ट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात इसमें समझने के लिए हमको हार्वेस्ट वर्ड को समझना पड़ेगा। हार्वेस्ट हम कहते हैं फसल के लिए नॉर्मली, सामान्यतः, तो इसलिए हम उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। हमको लगता है कि ये गेहूं हार्वेस्ट किया है, वी हैव हार्वेस्टेड अवर क्रॉप्स, तो हमने हार्वेस्ट किया है, मतलब हमने फसल उगाई। नहीं, हार्वेस्ट का असल में सही अर्थ जो है वो है कि किसी चीज को उत्पन्न करना या एकत्रित करना तब उपयोग करने के लिए जबकि वो आपको उपलब्ध नहीं हो। इसीलिए हम गेहूं हार्वेस्ट करते हैं मार्च में, और उसका उपयोग करते हैं अप्रैल से लेके अगले मार्च तक, तब जब वो हमको उपलब्ध नहीं होता है। तो हार्वेस्ट करना मतलब किसी चीज को एकत्रित करना उत्पन्न करने के बाद, और फिर उसको उस समय उपयोग करना जब वो सामान्य तौर पे आपको उपलब्ध ना हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को एकत्रित करते हैं, और उसको हार्वेस्ट करना इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एकत्रित कर रहे हैं उस समय के लिए जब हमारे पास जल नहीं होगा। तो जब रेन हमको मिलती है, तो रेन हमको मिलती है भारत में। मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भारत में कि हमारे पास एक क्लियर कट और वेल डिफाइंड रेनी सीजन है, जिसमें हम बिल्कुल चिन्हित किया जा सकता है कि ये 4 महीनों में या 3 महीनों में हमको बारिश मिलेगी। ज्यादातर 80% भारत, जो सदर्न इंडिया का टिप है तमिलनाडु वाला उसको छोड़ दें, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको छोड़ दें अगर, क्योंकि वहाँ काफी लंबे समय तक बारिश होती रहती है, बाकी हिस्सों में क्लियर कट एक डिफाइंड मौसम है, और उस मौसम में हम उस बारिश के जल को एकत्रित करते हैं। अब इस एकत्रित करने की प्रक्रिया में हम उसको कहाँ एकत्रित करें, ये प्रश्न हमारे सामने शुरू से रहा है। हमारे जो पूर्वज थे उनके सामने भी रहा, और जब ये बांध बनाने की कला विकसित हुई कि हम पानी को रोक सकते हैं नदी पे, तो वो हार्वेस्टिंग का सबसे पहला उपाय था कि हम नदी के पानी को, बहते हुए पानी को रोक लें कहीं पे, और उस पानी को हम इकट्ठा कर लें, और उस पानी को फिर हम साल भर उपयोग करें अपने पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, अपने लिए, खेती के लिए। और उस तरह से वो हार्वेस्टिंग की शुरुआत। उसके बाद में तब तक हम क्या करते थे कि जो बारिश का पानी नदी में बह के जा रहा है उसको नेचुरल ग्रेडियंट, यानी प्राकृतिक रूप से जो बह के जा रहा है उसको वहीं पर बस प्राकृतिक रूप में एक अवरोध पैदा किया बस, और उसको इकट्ठा किया।
उसके बाद में हम थोड़ा सा और बुद्धिमान हुए, और बुद्धिमान होने के साथ में तमाम तरह की खासियतें हमें बढ़ती गई। और एक खासियत ये थी कि हमने प्रकृति को, नेचर को अल्टर करना शुरू कर दिया कि हम उसको अल्टर कर सकते हैं। हमारे पास हाथ है, बाजू है, हमारे पास कुदाल है, गेती है, फावड़ा है। मेटलर्जी भी हमारी बढ़ गई थी तब तक। तो मेटलर्जी बढ़ने के साथ साथ हम लोहे के उपकरण बनाना सीख गए। तो जब लोहे के उपकरण बनाना सीख गए तो हमने सोचा कि भाई ये पृथ्वी की मिट्टी को खोदना कौन सा बड़ा काम। तो हमने फिर तालाब खोदना शुरू कर दिए। ये पहले जो बांध बनाते थे उसमें तालाब खोदने की जरूरत नहीं होती थी, उसमें जो पानी बह के जा रहा है उसमें खाली एक आपने दीवार खड़ी कर दी, अवरोध पैदा किया और पानी इकट्ठा हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हमको लालच पड़ता गया कि नहीं नहीं, ये तो नदी का क्रॉस सेक्शन तो बहुत कम है, इसकी गहराई सिर्फ 7 या 8 फीट है, तो इसमें तो बहुत कम पानी रुक पाता है, तो हम क्यों ना ज्यादा पानी रोकने की कोशिश करें। तो हमने ये किया कि उस नदी का जहाँ पे डैम बनाते थे उसके आसपास उस एरिया को हमने चौड़ा करना शुरू किया। फिर हमने तालाब खोदना शुरू किए और उन तालाबों में हमने पानी एकत्रित करना शुरू किया। और वो भी वैज्ञानिक थे तरीके, जो जब पानी हम एकत्रित करते थे, चाहे वो हमारे बुंदेलखंड के तालाब हो या हमारे साउथ इंडिया के विजयनगर एम्पायर के तालाब हो, वो सब तालाब बड़े साइंटिफिक होते थे। उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सही मायनों में स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, जिसमें हम बारिश के पानी को एकत्रित किया जा सकते थे। साउथ इंडिया में जो विजयनगर एम्पायर के तालाब थे उसमें तो इतना सीधा कैलकुलेशन है, वहां पर आप जाएंगे तो अभी भी आपको पत्थर के, मेरी हाइट से भी ज्यादा के पत्थर, आपको 8 फीट ऊंचे पत्थर के पिलर लगे हुए मिलेंगे। और उसमें उन्होंने लिखा है कि कहाँ पे किस लेवल पे पानी कितना आने पे इस तालाब में कितना पानी होगा, और न केवल कितना पानी होगा बल्कि इस लेवल पे आने में कितने क्षेत्र की इससे सिंचाई हो सकती है। बहुत सिंपल है, जितना पानी आप इकट्ठा करते हैं उस गहराई का 3 गुना, उस आयतन का 3 गुना कर दें, उतने एरिया में खेती वहां पे हो सकती थी, क्योंकि धान लगाते थे। तो इस तरह से वो सीधा सीधा कैलकुलेशन था। राजस्थान में देखेंगे आप तालाब, तो राजस्थान में भी आपको तालाबों की मेजरमेंट जो है वो बड़ी गजब की है। एक तालाब है जिसमें आकृतियां बनी हुई, बकरी, हिरण और हाथी। अब जब बकरी तक पानी आ जाता है तो गांव में मुनादी होती है, बकरी तक पानी आ गया है, ठीक है भाई, बकरी तक पानी आ गया है। उसके बाद में फिर हिरण तक पानी आ गया है, उसके बाद में हाथी, उसके बाद में घोड़ा है, घोड़ा तक पानी आ गया, हाथी तक पानी आ गया। तो वो इंडिकेशन है, वो मेजरमेंट है कि आप कौन सी फसल ले सकते हो। अगर बकरी तक पानी है तो आप थोड़े बहुत ही कम पानी वाली फसलों में अपने को गुजारा करना पड़ेगा। दैट इज देयर इंटेलिजेंस ऑफ द क्रॉप वाटर बजटिंग फॉर द एंटायर ईयर। जैसे आप हिरण तक पानी है तो हम ये सब ये ले सकते हैं, अगर घोड़े तक पानी आ गया तो हम हो सकता है गेहूं के साथ सब्जियां भी ले सके, और अगर हाथी तक पानी आ गया है तो हम गेहूं के साथ सब्जियां और गन्ना भी ले सकते। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये थी। तो तालाबों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गई वो ओवर द इयर्स इस तरह से हम करते गए। उसके बाद में फिर हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ी, और जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो हम सीमेंट बनाना सीख गए, सरिया, सीमेंट, और इसके साथ में हम बड़े स्ट्रक्चर बनाना सीख गए। बड़े डैम हमने नदियों पे बना दिए, और उन डैम्स के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता था कि हम बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी संग्रहित कर दें और उसको फिर हम अपने उन क्षेत्रों में भेज दें नहरों के द्वारा जहाँ पे कि खेती हम कर सकें। खेती हमको क्यों करना है? क्योंकि हमको अन्न उगाना है, और अन्न हमको सिर्फ इसलिए नहीं उगाना है कि हमको किसी का पेट भरना है, अन्न हमको इसलिए उगाना है क्योंकि हमको पैसा कमाना है या ज्यादा शक्तिशाली बनना है। तो ठीक है, आप अन्न भी उगाइए, और उस पानी को हम ट्रांसफर करते थे नहरों के द्वारा। अब अभी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्योंकि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको एकत्रित कर रहे हैं जब हमको पानी नहीं होगा तब के लिए उपयोग। अब जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करते हैं, जो घरों में है या जो अब हम गांव के स्तर पे करना चाहते हैं या औद्योगिक क्षेत्रों में करना चाहते हैं, वो ये है कि हम जो बारिश का पानी है उसको एकत्रित करके हम धरती माँ के पेट में डालना चाहते हैं, कि वो जो भूगर्भ में जो एक्विफर है, जिसको एक्विफर यानी वो क्षेत्र जो या वो चट्टाने जो पानी को स्टोर कर सकती हैं, साथ में वो ट्रांसमिट भी कर सकती है, मतलब खाली स्टोर करना जरूरी नहीं है, वो पानी को फैलाती भी है अपने आप के अंदर, तो वो एक्विफर होते हैं। तो हमको एक्विफर तक पानी पहुंचाना है, तो इसके लिए हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो प्रोसेस है वो हमको करना है। ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जो पानी बना पृथ्वी पे
जो भूगर्भ में जो जल है, वो जल जो है वो बना लाखों साल पहले, और उसको हमने जब से 50 के दशक के बाद से फिर टेक्नोलॉजी जब हमारी बढ़ती गई और 50 के दशक के बाद में हमने कुएं खोदने के साथ साथ ड्रिलिंग करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा लालच तो अंतहीन था। हमको ये लगता था कि ये धरती माँ सब दे देगी हमको, जितना हम मांगेंगे उतना देती जाएगी, और धरती माँ देती है, जितना आप मांगते हो उतना देती है। लेकिन जब उसके रिसोर्सेस रीत जाते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि अब हम कहीं फंस गए हैं जाके। तो कुएं हमने खोदे, कुओं का इतिहास बहुत पुराना है। अभी थोड़े दिन पहले मैं हरियाणा में एक विलेज में गया था देखने के लिए, वहां पे हमारा एक प्रोग्राम था, और वहां पास में हमने ऐसे ही पढ़ा कि यहाँ पे क्या है देखने के लिए आसपास। तो हरियाणा में सिरसा करके जगह है, उसके आस वहाँ जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था हमारे देखने को तो, लेकिन हमने पढ़ा तो वहाँ पास में बनावली एक गाँव है। तो बनावली में हम गए, और वहाँ बनावली में हमने देखा कि वहाँ पे विश्व का सबसे पुराना गांव है वो, विश्व का। और वो एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सटेंशन है बनावली में, और वो सबसे पुराना गांव है जो कार्बन डेटिंग से उसको निकाला गया है कि कितना पुराने यहाँ के घर है। वहां पे मैंने कुआं देखा, और जब वो सबसे पुराना गांव है तो कुआं भी विश्व का सबसे पुराना, आज तक का सबसे पुराना गांव कुआं है, और वो हजारों साल पुराना है, 4500 साल पुराना कुआं है। अब उसको देख के रोमांचित हो जाना निश्चित रूप से था मेरे को, क्योंकि फिर मैं ऐसी चीज को देख रहा था जो मेरे पूर्वजों ने सबसे पहले बनाई इस पृथ्वी पे। तो सबसे पुराना कुआं मैंने देखा। तो हम कुआं खोदते थे वो ठीक था, लेकिन उसके बाद में हम ड्रिलिंग शुरू कर दी, ट्यूबवेल ड्रिलिंग। ट्यूबवेल ड्रिलिंग में ये होता है कि आप मशीन के द्वारा, मानवीय श्रम तो उसमें नहीं चाहिए, मशीन चाहिए, कंप्रेसर है, ड्रिलिंग यूनिट है, ड्रिलिंग बिट्स है, आप धरती में छेद कर दो। और शुरू में VT6 कंप्रेसर होते थे, छोटे वाले कंप्रेसर, उनसे 100-150 फीट की ड्रिलिंग बड़ी मुश्किल से होती थी। फिर बाद में और हाई कैलिबर कंप्रेसर हमने डेवलप कर लिए, और उनसे हम 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, और आप मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि आज ही मैं एक साइट पे गया था जहाँ पे ये बात चल रही थी कि हमको 1100 फीट यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है। तो 1100 फीट तक का पानी हम निकालना चाहते हैं, और इसलिए जब हम 1100 फीट तक का पानी निकाल लेंगे तो आपको एक और डायग्राम मैंने शायद प्रेजेंटेशन में बताया था या नहीं बताया था, पता नहीं, ये याद नहीं है मेरे को। लेकिन अगर हम 3 चट्टानों की परत देखते हैं, तो पहली जो चट्टान की परत है जो धरती से सीधे पानी ले सकती है, उसको रिचार्ज करने के लिए आपको डिकेड यानी दसियों साल, डिकेड दशक लगते हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर है, अगर उस पर आपको पानी जाना चाहिए, उस पर आपको पानी का रिचार्ज करना, नेचुरली पानी का रिचार्ज होता है, तो उसको लगती है सेंचुरीज, शताब्दियां, दशक से सीधे शताब्दी पे आ जाते हैं। और अगर उसके नीचे एक लेयर और है हार्ड रॉक की, और उसके नीचे पानी को नेचुरली रिचार्ज करना है, तो आपको लगता है मिलेनिया, मतलब 10 लाख साल। तो आप जो पानी अब 1100 फीट से निकालना चाह रहे हैं, उसका अंदाजा लगा लीजिए कि वो 10 लाख साल पहले बना था। और जब वो बना था, और अब उसके बाद उसको रिचार्ज करने के लिए कोई सिस्टम मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जो आज 2022 में उस पानी को निकाल लोगे तो वो 10 लाख साल बाद वो रिप्लेनिश होगा। तो हमने यहाँ पे भी हमारी अकल लगाई, हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हमने कहा नहीं भाई, हम भर देंगे धरती का पेट, तो हम जब रिचार्ज शाफ्ट हम ट्यूबवेल बना सकते हैं तो रिचार्ज शाफ्ट भी बना लेंगे। हमने रिचार्ज शाफ्ट बना लिया, और उस रिचार्ज शाफ्ट से हमने पानी को जमीन के अंदर एकत्रित करके डालना शुरू कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर रिचार्ज तक का सफर है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी एक तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही है, खाली ये है कि उसकी स्टोरेज की लोकेशन चेंज हो गई है। डैम्स में हम उसको सरफेस के ऊपर स्टोर करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हम उसको धरती की सतह के नीचे स्टोर करते हैं। नीचे स्टोर करने में एक बड़ा फायदा ये है कि उसको सूरज का वाष्पीकरण हमसे चुरा नहीं सकता है, सूरज से वाष्पीकृत नहीं हो सकता सूरज की गर्मी से। लेकिन उसका एक नुकसान भी है, नुकसान या कहें लिमिटेशन है, कि उस पानी को हम माप नहीं सकते कि कितना पानी हमारे पास आया और कितना हमारे पड़ोसी के पास गया, या पड़ोसी जिले में गया, या पड़ोसी राज्य में गया, क्योंकि ग्राउंड वाटर डायनेमिक होता है, वो मूव कर जाता है। तो भी एक तरीका यह है कि आप जो पानी निकाल चुके हैं लाखों साल पुराना, उसको आप एक झटके में कोशिश करते हैं कि हम उसको अंदर डालें, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। और ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के नियम जो डॉक्टर सुषमा ने पूछे, वो बहुत बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है। और मुझे गर्व है इंदौर में रहने का, और वो इसलिए गर्व है क्योंकि इंदौर नगर निगम
आज से करीब 15 साल 17 साल पहले पहला नगर निगम बना इंदौर का, जिसने ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पे या रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, इस पे भी मैं आऊंगा व्हाट इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे संपत्ति कर में छूट देने वाला पहला नगर निगम इंदौर था पूरे देश में। तो इंदौर के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। और इंदौर ने एक रास्ता बताया पूरे भारत को कि भाई हम इस तरह से भी लोगों को इंसेंटिव दे सकते हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, और हम आपको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देंगे, जो शुरू में 6% थी और बाद में 1000 रुपए तक उसको किया गया। तो उसमें पहली बार हमने उसको छूट दी। और वो जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसमें हम छत का पानी एकत्रित करके और हमारे बोरवेल में डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं। नियम यहाँ से शुरू हुए, उसके बाद में जो अलग अलग राज्यों में जो नियम है उनको केंद्रीकृत करने के लिए एक ग्राउंड वाटर पॉलिसी बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि वाटर पॉलिसी हर राज्य की अलग अलग होना चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों की वाटर पॉलिसी इतनी समृद्ध नहीं है कि वो पूरा उसको एड्रेस कर पाए। तो वो जो ग्राउंड वाटर पॉलिसी बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें ये था कि आपको अगर इंडस्ट्री है, अगर औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्रों को जितना पानी वो निकालते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत पानी आपको रिचार्ज करना होगा। वो निश्चित प्रतिशत क्या है, वो इस पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ पे ग्राउंड वाटर की पोजीशन कैसी। अगर वहां पे 4 तरह के कैटेगराइजेशन है, सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। सेफ ब्लॉक उसको माना जाता है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 टर्म है, इसका मतलब ये है कि सेफ ब्लॉक उसको माना जाता है जहां पे कि आप जितना रिचार्ज है, वार्षिक रिचार्ज, उससे 70% पानी कम निकालते हैं। 70%, मान लीजिए कोई भी यूनिट अपन ले लेते हैं, 100 लीटर पानी रिचार्ज हुआ, आपने 70 लीटर निकाला, तो माना जाता है कि आप सेफ में। 70 से 90% में हो तो आप सेमी क्रिटिकल में, और 90 से 100 में हो तो आप क्रिटिकल में हो, और 100 से ऊपर हो, अगर आप 100 लीटर पानी रिचार्ज होता है और आप 100 से ज्यादा निकाल लेते हो, तो आप ओवर एक्सप्लॉइटेड में। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। तो अगर आप ओवर एक्सप्लॉइटेड में हैं तो आपको जितना आपकी खपत है पानी की ग्राउंड वाटर की, उससे दुगना आपको रिचार्ज करना। अगर आप 1 लाख लीटर प्रतिदिन निकालते हैं तो साल भर में हो गया है 3 करोड़ 65 लाख लीटर। 3 करोड़ 65 लाख लीटर का दुगना होता है 7 करोड़ 30 लाख लीटर। तो 7 करोड़ 30 लाख लीटर पानी आपको रिचार्ज करना है अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं ऐसे एरिया में, और उस एरिया में इंदौर आता है। तो इंदौर के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र, काफी सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनफैक्ट अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। इंदौर में काफी है, महाराष्ट्र में, विदर्भ में ये काफी ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज हैं। लेकिन जो ओवर एक्सप्लॉइटेड नहीं है, वहां पर जितना पानी आप निकाल रहे हैं उसके बराबर अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको इंडस्ट्री चलाने की अनुमति मिल जाती है। तो आपको रिचार्ज करना है, और ये कानून। दूसरा जो कानून अभी गजट नोटिफिकेशन आया है 2020 में, और वो गजट नोटिफिकेशन बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को अभी भी या तो पता नहीं है या उस पर अमल करने की इच्छा नहीं रखते हैं। और उसमें पेनल्टीज हैं बहुत सारी, और उसमें एक मेजर जो चेंज आया, ये मैं आपको बता दूं सबको, वो ये आया कि आपको अब इंडस्ट्री को पानी जमीन में से निकालने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और देना पड़ता है, और वो एडवांस में देना पड़ता है। आप कहते हैं कि मैं अगर मान लीजिए साल भर में 20 लाख लीटर पानी निकाल, 20 लाख तो बहुत कम होता है, मैं बताऊं आपको छोटा सा एग्जांपल, 3 करोड़ लीटर पानी निकाल, 3 करोड़ लीटर यानी हो गया आपका करीब करीब 3000 KL। 3 करोड़ हुआ 30,000 KL, तो 30,000 किलो लीटर अगर है तो 30,000 किलो लीटर के लिए आपको उसका पानी का पैसा देना है। अगर मान लीजिए आप 100 KL यानी 1 लाख लीटर पानी रोज निकाल रहे हैं, तो इंदौर में आपको 100 KL यानी 1 लाख लीटर के लिए 600 रुपए रोज देना है, 600 रुपए प्रतिदिन। तो ये इंडस्ट्री के लिए है, आम सोसाइटीज की मैं बात अभी बाद में करूंगा। तो 600 रुपए प्रतिदिन मतलब 18,000 रुपए महीने का बिल अगर आप 1 लाख लीटर निकालते हैं। और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनकी जो वाटर डिमांड है वो 4 लाख लीटर या 5 लाख लीटर भी है, तो उनको लगभग 90,000 रुपए तक जाना पड़ सकता है प्रति माह, और गए हैं। और काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इसमें दिया है,
और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनको 8 लाख 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक का विड्रॉल है जिनका, उन्होंने 70-80 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए तक तो मैंने भी जो मेरे इंडस्ट्रीज हैं उनसे भरवाए हैं। तो इतना इतना ज्यादा पानी का बिल है। तो ये एक मेजर चेंज है उसमें कि आपको पानी का पैसा देना है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जिसको हम बहुत सारे लोग जो पानी के लिए सजग हैं उनका ये कहना है कि आपको अगर पानी निकालने के लिए पैसा देना है तो इसके बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म मानी जानी चाहिए। और मानी जानी चाहिए मतलब ये है कि आप पैसा दे के चाहे जितना पानी आप निकाल सकते हैं। तो नियम ये होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। और अब जो नियम है उसमें एक तो पैसा देने का नियम आ गया है इंडस्ट्रीज के लिए। तो आपको जिस क्षेत्र में आप हैं और हाँ जिस तरह के उपयोग आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उससे मिनरल वाटर बना रहे हैं तो आपको उसका 6 गुना पैसा देना है क्योंकि आप बोतल बंद पानी का व्यवसाय कर, तो आप अगर नॉर्मल इंडस्ट्री चला रहे हैं, नॉर्मल यानी अगर आप दवाई की इंडस्ट्री चलाते हैं तो आप दवाइयां बनाते हैं तो आपको 6 रुपए देना है। लेकिन अगर आप मिनरल वाटर की इंडस्ट्री चलाते हैं इंदौर में सेम, तो आपको 35 रुपए प्रति किलो लीटर देना है। तो ये एक बड़ा फर्क आ गया है नियमों में। दूसरा नियम जो है जो बहुत अच्छे के लिए भी है, दूसरा है ना, दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे नियम, वो ये है कि पहले हम लोग यानी जो वाटर इंडस्ट्री में है कोई ध्यान नहीं देता था कि कौन कितना पानी निकाल रहा है। लेकिन अब उसमें ये आ गया है कि आपको फ्लो मीटर लगाना है, मीटर पानी का बोरवेल के ऊपर या टोटल बोरवेल के ऊपर एक, आपके पास 4 बोरवेल हैं तो चारों बोरवेल मिला के आपको 1 मीटर लगाना है, जहाँ पे आप नाप सके कि आप उस बोरवेल से या चारों बोरवेल को मिला के कितना पानी निकाल। और वो कोई साधारण मीटर नहीं है, तो उसको हम डिजिटल फ्लो मीटर बोलते हैं। और वो डिजिटल फ्लो मीटर विथ टेलीमेट्री है। टेलीमेट्री यानी टेलीमेट्री वो तकनीक है जिसमें आपकी जो रीडिंग है मीटर की वो सीधे इंटरनेट पे जाती है और इंटरनेट से वो संबंधित विभाग के पास चली जाती है। तो उसमें टेम्परिंग की गुंजाइश न के बराबर है। अगर आपने 200 केल यानी 2 लाख लीटर पानी निकाला तो 2 लाख की रीडिंग उस विभाग के पास पहुंच जाती है कि आपने इतना पानी निकाला। तो ये फ्लो मीटर एक आ गया है जिसमें आपको लगाना है इंडस्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्रीज में सब में लगाना है। जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, सरफेस वाटर जो यूज कर रहे हैं उनके लिए तो खैर है ही पहले से, इन ग्राउंड वाटर के लिए भी। एक और चीज जो आ गई है वो भी थोड़ी तकनीकी है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो नियम है चेंज हुए कि जो हमारा वाटर लेवल है, पानी का जो स्तर है, भूजल स्तर जिसको हम बोलते हैं, वो वाटर लेवल को मॉनिटरिंग करना अब जरूरी हो गया है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। आप उस इंस्ट्रूमेंट को लगा दीजिए, आपको एक अलग से उसके लिए बोरवेल करना पड़ेगा। उस बोरवेल में वो उसकी पानी की मैपिंग करता रहता है अलग अलग जगह पे कि वो कितना जल स्तर आपका कम ज्यादा हो रहा है। तो मान लीजिए आपका जल स्तर आज 4 मीटर पे है, कल वो 4.5 मीटर पे हो गया है और परसों जो है वो 7 मीटर पे हो गया है। तो ये जल स्तर की गिरावट या जल स्तर का ठीक होना, और ये भी सीधा डेटा जो है, ये भी टेलीमेट्री वाला भी है जो सीधा डेटा सरकार के पास जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें कुछ इंट्रोड्यूस हुई हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, बड़ी दिक्कत ये है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल हुआ है, बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल है। और आपको एक और चीज बता दूं, उस प्रेजेंटेशन में भी था मैं कि जो इंडस्ट्रियल यूज है ग्राउंड वाटर का वो कितना प्रतिशत है? मात्र 3%। तो ये सारी भागदौड़, ये सब जो जमा खर्च हो रहा है, ये सब 3% के लिए हो रहा है। बाकी जो 97% है उस पर अभी भी हमारा शायद ध्यान नहीं है। होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा हमको सजग होना पड़ेगा कि कैसे उसको कंट्रोल करें। बाकी 97% जो है वो इस तरह से है कि 90% जो है वो एग्रीकल्चर में है ग्राउंड वाटर का यूज, और 7% जो है आप और हम जो पीते हैं डोमेस्टिक, वो चाहे शहर में पिए चाहे गाँव में पिए। 7% डोमेस्टिक है, 90% एग्रीकल्चर है। तो ये नियम जरूर है, इंडस्ट्रीज के लिए है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है। रेसिडेंशियल सोसाइटी का भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो भी आपके लिए जल्दी एप्लीकेबल हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपको चिट्ठियां आनी शुरू हो जाएं, जो लोग रेसिडेंशियल सोसाइटीज मैनेज करते हैं उनको ये चिट्ठियां आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको 50 पैसे प्रति किलो लीटर, है ना, 1000 लीटर पे 50 पैसे आपको देना है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी सोसाइटी में मान लीजिए 50,000 लीटर पानी रोज निकालते हैं, तो लगभग आपको 25 रुपए देना है, मुश्किल से 25 रुपए प्रतिदिन। लेकिन 25 रुपए प्रतिदिन फिर भी आपका आ जाएगा।
और 30 दिन का वो 750 रुपये होता है, कोई बड़ी चिंता की। लेकिन वो रेगुलेशन आ गया है और उस रेगुलेशन की वजह से आपका पानी नापा जाने लगेगा कि आपने कितना पानी जमीन में से निकाला है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार क्यों करती है, वो सरकार अपना डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करती है, कि भाई सरकार के पास डेटा पहुंच जाए कि हम कितना पानी निकाल रहे हैं, तो वो एक कंसोलिडेटेड डेटा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स क्यों है, मेरे को लगता है कि इनकम टैक्स जितना मिलता है उससे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सैलरी निकल जाए वही बहुत होती है लेकिन वो इसलिए है ताकि सरकार ड्राइव कर सके आपको कि भाई आपको किस दिशा में अपनी कमाई को सेविंग करनी है ताकि आपको इंसेंटिव मिले, इसीलिए इनकम टैक्स है। उसी तरह से ये जो पानी का डेटा है, चाहे वो रहवासी संघों से मिलता हो, वो इसलिए है क्या कि ताकि उनको मालूम पड़ जाए सरकार को, और वो प्लानिंग तो अल्टीमेटली हमको, जब हम भारत सरकार में बैठे होते हैं तो हमको दिल्ली में बैठ के हमको तिरुचिरापल्ली की भी खबर रखना होती है, भुवनेश्वर की भी रखना होती है, अहमदाबाद की भी रखना होती है। और वो डेटा आएगा कैसे, वो इसी तरह से डेटा लेने की ये सब टेक्निक्स है। तो ये नियम है कुछ, और अलग अलग राज्यों में, एक पंजाब में बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है ग्राउंड वाटर को लेके, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इंडस्ट्री जो पानी लेती है और उसके बदले में अगर वो अपने इंडस्ट्री के बगल के किसी भी खेत में लेजर लेवलिंग करा देती है। अब लेजर लेवलिंग एक टेक्निक है जिसकी वजह से धान की रोपाई में बहुत कम पानी लगता है। तो अगर वो लेजर लेवलिंग करा देती है तो उसका क्रेडिट उस इंडस्ट्री को मिल जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। अब रिचार्जिंग वगैरह की बात डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो वाटर सेविंग है वो वहां से शुरू होती है कि भाई आप जो लेजर लेवलिंग से जो पानी का सेविंग कर रहे हो उतना क्रेडिट हम आपको देने को तैयार हैं। तो ये पंजाब में नियम है। और हर स्टेट की अलग अलग अभी वाटर अथॉरिटीज नहीं है, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, लेकिन बनने लगी है। यूपी में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बन चुकी है, उनके नियम कुछ भिन्न नहीं है केंद्र सरकार से, लेकिन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई है। अगर किसी को अनुमति लेना है तो जस्ट एक सिंगल विंडो वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे, अपने गांव का नाम, तहसील का नाम, अपना नाम सब लगाएंगे, अपने बोरवेल की डिटेल देंगे, और यू वोंट बिलीव इट, मेरे ख्याल से मैंने पहली बार जो एप्लीकेशन फाइल करवाई थी किसी की, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जान, नेक्स्ट डे ही गॉट द परमिशन। खाली एक ब्यूरोक्रेसी तो सब जगह है, उसमें खाली एक पेज या जो डाला गया है वो खाली ये है कि आपको अपने सब डिवीजन में जाके जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको ये एप्लीकेशन वेरीफाई करानी है, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इमीडिएटली वो अप्रूवल ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी इनोवेटिव चीजें हो रही हैं भारत में और बहुत अच्छी तरह हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से हम बढ़ रहे हैं अच्छी वाटर अवेलेबिलिटी की तरफ। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। कुछ गलत सरकार की तरफ से तो नहीं हो सकता, कभी कर नहीं सकती सरकार, लेकिन हम लोगों को जरूर सजग रहना होगा। और उसके बहुत सारे उदाहरण है जब मेरे को बड़ा दुख होता है देख के कि हम सजग नहीं है उतने जितना हमसे अपेक्षा है। जी सुषमा जी। थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है आपको एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन को आपने इतना इलैबोरेट दिया। सही है गोविंद काकाणी जी, सही है ना? तो आज हमारे बीच में पानी के लिए इतना सोचना, इतना विचार करना, इतना सिर खपाना, लोग ऐसे ढोलते हैं, ऐसे करते हैं। रोज सुबह उठ के घर के बाहर में देखता हूँ पानी ऐसा ढोलते हैं कि जिसकी कोई मन दुखता है। तो आप बोल दीजिए, आप उनको बोल दीजिए पानी को पानी की तरह ना बहाएं। वो बोल रहा, मेरा शब्द ले लिया तेने। पानी को देवता जब तक नहीं मानेंगे ना, जल देवता नहीं मानेंगे, तब तक जल का सदुपयोग नहीं, बहुत मुश्किल है इन लोगों को। पीड़ा नहीं देखी इन्होंने महाराष्ट्र में भी एक कुएं में कितनी सारी बाल्टियां महिलाओं और वो जेंट्स नीचे कुएं में उतर रहा है, इन्होंने नहीं देखा है। आपको काकाणी साहब एक एग्जांपल देता हूँ। इंदौर में मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं ऐसे ही बोल दिया करता था कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा लो। बोले करा लेंगे करके 2-4 साल निकाल दिए उन्होंने। एक दिन अचानक फरवरी में सुबह 8 बजे फोन आया, सुधीन बहुत गड़बड़ हो गई है, जल्दी घर आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं कोई ऐसे इमरजेंसी वाला न्यूरो साइंस वाला तो डॉक्टर हूं नहीं, मैं जो इमरजेंसी में मैं कुछ कर दूंगा। नहीं जल्दी आओ घर पे। ठीक है, घर गया। मैंने कहा भाभी चाय वाय? बोले चाय वाय बाद में भैया, पहले आप देखो हमारे बोरवेल में पानी आना बंद हो गया है।
मैंने कहा पानी आना बंद हो गया है, फरवरी का महीना है, सुबह 8 बजा है। मैंने कहा आप सब मेरे घर चलो, वहां नहा लेना, आप काम कर लो, और क्या कर सकता हूँ मैं इससे ज्यादा। तो बोले नहीं नहीं भैया कुछ तो करो, आप पानी खत्म हो गया है। मैंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले नहीं पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, टंकी में जा ही नहीं रहा है, पानी चढ़ ही नहीं रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, कल चला था बोरवेल? हाँ कल तो बोरवेल बहुत अच्छा चल रहा था, कल तो टंकी 20 मिनट में भर दी थी हमारी। मैंने कहा आज क्या हो गया? तो जैसी आदत है, वैज्ञानिक हूँ तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करके मैंने सबसे पहले उनके मोटर का स्टार्टर देखा, वो ठीक था, वोल्ट मीटर ठीक था, करंट ठीक आ रहा है, बिजली है घर में, मोटर ठीक काम कर रही है, ज्यादा एम्पियर भी नहीं ले रही। मैंने कहा हुआ क्या है? फिर पाइपलाइन चेक की तो किसी ने गलती से, उनका कोई मेंटेनेंस वाला आया था, उसने गलती से जो पानी ऊपर जाता है टंकी, उसमें एक वॉल लगा हुआ था जो उनको भी पता नहीं था, हमारे मित्र को भी। कभी जब से घर बनाया 6-7 साल हो गए थे, उनने उस वॉल को देखा नहीं, उस वॉल को गलती से घुमा गया था बंद कर। उन्होंने वॉल घुमाया, पानी आना फिर चालू हो गया। और उसके बाद में फिर भाभी जी ने चाय पिलाई, और फिर भैया जी जो है वो बोले सुधीन जी बिल्कुल कल ही अपने को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराना है। तो ये जब तक माथे ये में जब चोट नहीं पड़ी तो काकानी साहब, जब तक ये दुख सामने नहीं आ जाता ना, तब तक उसको उसकी उसकी पीड़ा हमको मालूम नहीं होती कि हम पानी की कितना पीड़ा। कितना दुखी हो सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैंने एक्चुअली किया था, और मतलब उसमें झगड़ा होते होते बचा मेरा। दिल्ली में एक सेमिनार था 5 स्टार होटल में, और सेमिनार मेरे लेक्चर के बाद में लंच था। मैंने होटल वालों को बोला कि आप यहाँ से पानी हटा दीजिए। बोले सर हम पिट जाएंगे, लोग मारेंगे हमको। मैंने कहा नहीं नहीं, किसी को मत बताइए कि पानी नहीं है यहाँ पे, आप बस हटा दीजिए। अब लेक्चर खत्म हुआ, लोग लंच की तरफ बढ़े, सूप वूप ले लिया, थोड़ी मिर्ची लगी होगी, कुछ सब्जियां ले ली, ढूंढा पानी नहीं मिला, अफरा तफरी मच गई। और होटल वाले मेरे को देखें, मैं उनको देखूं। मैंने कहा थोड़ी देर चलने दो तमाशा ये। फिर वो थोड़ी देर चलता रहा, 15-20 मिनट, लोग हंगामा करने लगे। फिर मैंने कहा ये हमने जानबूझ के किया था। आपको मालूम पड़ा कि भाई 15 मिनट अगर पानी नहीं है, 15 मिनट, आप बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, 15 मिनट पानी नहीं है तो आपकी ये हालत है। और भारत के कई गांव ऐसे हैं, कई राज्यों, बड़े समृद्ध राज्यों में, मतलब खाली गरीब राज्यों की बात नहीं है, कई समृद्ध राज्यों में गांव ऐसे हैं जहाँ पे कि एक बाल्टी पानी लाने के लिए आपको जो है 2-2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो ये आप 15 मिनट पानी नहीं है तो आपकी ये हालत हो गई। तो सोचिए थोड़ा कि हम कैसे पानी को मैनेज करें ताकि हमको ये स्थिति अपने घरों में न देखनी पड़े। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीजों को हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना चाहिए। काकड़ी साहब जो कह रहे हैं कि हमको दुख होता है, हमको जल को देवता मानना पड़ेगा। जल को देवता माना गया है, लेकिन हम उसको नहीं नहीं समझते हैं, और हम उसका रेस्पेक्ट खो चुके हैं। एक्चुअली उसका रेस्पेक्ट करना भूल गए, क्योंकि हम में ये दंभ आ गया, हमें जो अहंकार आ गया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम 1100 फीट नीचे जाके बोरवेल करके पानी ला सकते हैं। तो जब दम्भ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो फिर आदर सम्मान की बात वहां नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल से आदर करना सीखना पड़ेगा जितना पानी हमारे पास है। यहाँ ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि हमको एक चीज और सीखना पड़ेगी, वो ये है कि हमारे पास जितना पानी है, जितने संसाधन हैं, उतने में हमको निभाना सीखना पड़ेगा। नहीं तो हम ज्यादा क्रिएट करने के चक्कर में हम एक चीज देख चुके हैं, और वो वैज्ञानिक रूप से वो तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य कि आप पानी बना नहीं सकते। आप पानी को शुद्ध कर सकते हो, आप पानी का स्वरूप चेंज कर सकते हो, आप पानी की पैकिंग कर सकते हो, आप पानी को पैक करके बाजार में बेच सकते हो, आप पानी के क्यूब्स बना के और ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन पानी आप बना नहीं सकते। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर H2O। तो व्हेन यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर H2O, then of course you don't have any right to use it foolishly। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नहीं बना सकते। तो जितना है हमारे पास उतने में संतोष करने की बात नहीं, उतने में हम मैनेज करें। और यहीं से मेरे ख्याल से ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी की भी बातचीत शुरू होती है, जो जिसमें मैंने सबसे पहले भारत में काम शुरू किया था। ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी, पेयजल सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, कि हम अपने गांव में देख लें कि हमारे पास कितना पानी है, हम अपने शहर में देख लें कि हमारे पास कितना पानी है, अपने समुदाय में देख लें कितना पानी है, अपने घर पे देख लें। अपने घर का हम वाटर बजट कभी बनाने की कोशिश नहीं करते। हम बस वो हमारा मोटर का बटन चालू कर दिया, चाहे वो मोटर नगर निगम के हौद से भरते हैं, चाहे हम नगर बोरवेल से भरते हैं। हमारे अपने घर का वाटर बजट क्यों नहीं बना सकते? आराम से बना सकते, बहुत आराम से बना सकते। भाई हमारे बगीचे को हमको इतना पानी देना है, नहाने के लिए हमको इतना पानी चाहिए,
किचन के लिए इतना पानी चाहिए। टोटल करेंगे तो वो मेरे ख्याल से 300-400 लीटर से ज्यादा नहीं आने वाला है 5 लोगों के सदस्यों के घर पे। और 300-400 लीटर हम टंकी भरें, भले ही आपकी टंकी 500 लीटर की है, लेकिन 400 लीटर भरें और उसमें काम चलाने की कोशिश करें रोज, तो बहुत ज्यादा सेविंग आपकी होगी, डेफिनेटली सेविंग होगी जी। थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच, हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड का बस हाँ जी हाँ जी, विश्व पर्यावरण दिवस आया था अभी, हाँ उसमें मुख्य अतिथि था और पानी के ऊपर ऐसे ही चला कि मैंने तो एक स्टोरी ऐसे ही सुना है कि एक आदमी जा रहा है, पानी की बोतल लेके जा रहा है, घर से निकाल लिया, आगे रेगिस्तान पड़ा, फिर उनके सबकी आंखें बंद करो। मैंने कहा पहले सबसे पहले आंखें बंद करो आप। सबने ईमानदारी से आंखें बंद करेंगे, सभी ने ईमानदारी से बात करी। फिर मैंने देखा कि अब आप धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आपकी पानी की बोतल खत्म हो गई, अब आपको प्यास लग रही है, आप आवाज लगा रहे हैं, माँ पिताजी ऐसे ऐसे करके उनको धीरे धीरे खोते गया। और मैंने कहा चारों तरफ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक पानी नहीं है। मतलब थोड़ी देर तक ऐसा करके जब उनको करवाया, आंखें खुलवाई ना, तो सब थोड़ी देर में काका जी आज आपने बहुत डरा दिया हमको। मैंने कहा बिल्कुल पानी की वैल्यू आप समझ जाओ और पानी ढोलना। तो आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया और पानी नहीं दिखा तो ये हाल है, पर वास्तविकता जब होगी पानी नहीं मिलेगा तब क्या होगा, ये आज अभी से सोच लो, तो वो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा। तो ऐसा बच्चों में अभी से अपन संदेश देंगे तो कर सकते हैं अपन इसको। क्लास 11th में एक पोएम होती है, अभी भी शायद वो सिलेबस में है और मैंने तो क्लास 11th में ही पढ़ी थी, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। और वो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी थी। आश्चर्य की बात यह है कि वो उन्होंने लिखी थी 1785 में, 1785 में, मतलब आज से करीब करीब समझ लीजिए कि 337 साल पहले। तो इतने पहले वो उनको क्या पानी की ऐसी दिक्कत आ गई थी कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है एक्चुअली उसका टाइटल। और वो समुद्र यात्रा पे कहीं जा रहे थे और उस समय में डिसेलिनेशन प्लांट नहीं होते थे जहाजों पे, जिसमें समुद्र के खारे पानी को मीठा बना के पीने के। आजकल के जितने क्रूज हैं, समुद्र जहाज हैं, उन पे ये तकनीक है कि आप मीठा पानी बना के पी सकते हैं। उस समय नहीं होती थी उतने साल पहले। तो उस समय क्या होता था कि जो बारिश का पानी होता था उसको झेल के, उसको कैच करके, और वो बारिश का पानी जो नाविक थे, यात्री थे, वो उपयोग करते। काफी दिनों तक बारिश नहीं हुई तो जहाज का पानी खत्म हो गया। अब वो तो कवि हैं, तो आप लोग सब कवि हैं, साहित्यिक लोग हैं, तो आपको पता है कैसे कवि सोचने लगते हैं। तो उन्होंने सोचा और फिर लिखा कि भाई मैं तो समुद्र के बीच में हूँ, वाटर वाटर एवरीवेयर, सब दूर पानी है, बट उसका एक बूंद भी मैं नहीं पी सकता। तो वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। और वो जो कल्पना है कि भाई हम पानी के बीच में रहते हुए भी पानी को नहीं पी सकते हैं, वो बड़ी भयावह है, बहुत भयानक है। तो पृथ्वी पे भी इतना पानी है, लेकिन हमारे पीने लायक अगर नहीं बचा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में अभी नए तो अंतर हो गया सुषमा, बस दो लाइन में खाली। जी बिल्कुल। एक जमाना था तब अपन आता पानी बाबा आएगा, ककड़ी भुट्टा लाएगा, ये बोलते थे। अब कविता परिवर्तन होगी, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। ये अंतर बहुत खतरनाक है। हम तो सब गोविंद जी, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हम तो वो बहुत शिद्दत से गाते थे, अपन तो ककड़ी भुट्टा पानी वाले ही बाबा हैं। आ जा, ककड़ी भुट्टे ला जा। तो अब वो जब बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाने लगे तो रेन रेन को करे जी। पर सुषमा तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है और सोचती है हिंदी मीडियम का, चक्कर क्या है? मैं तो मराठी भी जानती हूँ और मराठी की एक कविता भी आपको सुना सकती हूँ। और उसमें ये है कि पाऊस पडेल का शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल का। मतलब भगवान इतना पानी तुम बरसा देना कि मेरे स्कूल के चारों तरफ तालाब तालाब हो जाए और मुझे स्कूल की छुट्टी मिल जाए। सुषमा मराठी में एक और कविता है, ये रे पावसा देता तुला। क्या बोलते ये रे पाऊस, ते गाणं आहे, सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल का, शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल का। और गोविंद जी को एक और कविता याद आ रही है, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पावसाला मोठा। चलो तो मैं देखो छोटे बच्चे बन जाते हैं हम 1 मिनट में जी। तो अंकुर जी हैं क्या? अंकुर जोशी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है अंकुर जोशी ने
जोशी जी ने आज पहली बार ज्वाइन किया है। अंकुर जोशी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैडम, नमस्ते जी। हाँ। जी सुन पा रहा हूँ। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक मिनट, मैं वो फोन से करा है ज्वाइन, एक मिनट करता हूँ। हाँ जी। जी हाँ। नमस्कार। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे शर्मा जी से? हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। आज पहली बार ज्वाइन किया मैं। वैसे मैसेज तो कई बार देखता रहता था, पर वो किसी कारणवश शाम को ज्वाइन करना संभव नहीं हो पाता था, तो आज बड़ा अच्छा लगा आपकी टॉक सुन के सुधीर जी। एक जो आप मेरे मन में आ रहा था, जैसे हमने इसको जो बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट जो है जैसे प्राइसेस लगाती है या टैक्स लगाती है, तो उसके मॉनिटरी चूंकि मनी की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता। अब जैसे जी। कोई करोड़पति व्यक्ति है या अरबपति है, उनको अगर कोई कहे कि उसको अगर सीट बेल्ट नहीं पहनना हो तो कार में सीट बेल्ट पहनने का चालान 1000 रुपए तो बहुत आसानी से भर के उसको आगे निकल जाएगा। परफेक्ट। तो ऐसे ही ये पानी की जो कीमत है, अब टैक्स लगा दिया 10%, 15%, तो जिनको उसका वेस्ट करना है तो वो उसकी मॉनिटरी वैल्यू पर भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और जो वो वेस्ट नहीं, वो वेस्ट करने पे नहीं है, वो लीगल प्रोविजन है कि आपको इतना देना ही है। वो कंजम्पशन के ऊपर है। तो निश्चित रूप से उससे कंजम्पशन में कमी आने की संभावना है कि भाई आप कंजम्पशन अगर कम करेंगे तो आपको आगे रिबेट भी मिलेगी। उसमें रिबेट का भी प्रोविजन है। हाँ, ये एक अच्छा आपको वैल्यू एडिशन में कर देता हूँ। उसमें रिबेट का भी प्रोविजन है कि अगर आपकी जो एनुअल फीस है वो मान लीजिए 4 लाख रुपए है, और अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रखा है, सेटिस्फैक्ट्री रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि स्टाफ आके उसको चेक करता है, तो आपको 2 लाख रुपए देना होंगे, 50% आपको रिबेट भी मिलेगा। तो एक तरह से मैंने बताया ना, वो ड्राइव करने का तरीका है कि आपको ड्राइव किया जाए कि किस तरह से हम पानी बचाने के विभिन्न उपाय करें, और उसको जब पैसे से हम जोड़ देते हैं तो डायरेक्टली वो मेजरेबल हो जाता है कि हम कितना ड्राइव कर पाए और कितना हम पानी बचा पाए। जी ओके, थैंक जी। मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर व्यास को। प्रोफेसर व्यास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सुधीर जी, शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 2 हफ्ते से आपको सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा। आपने बड़ी सारगर्भित बातें बताई है। जियोलॉजी मेरा एक विषय रहा था, तो पुराने दिन याद आने लगे थे। आपने जियोलॉजी पढ़ी है? हाँ, मैंने जियोलॉजी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ी है। होलकर साइंस कॉलेज में? नहीं, मैं उज्जैन साइंस कॉलेज का प्रोडक्ट रहा हूँ। माधव साइंस कॉलेज में पढ़ी? अरे वाह, यस। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं विक्रम यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ और मैंने एमटेक वहां से किया। अच्छा। आपको शायद शेंडे साहब ने पढ़ाया होगा। यस, शेंडे साहब ने पढ़ाया है मुझे, तिवारी साहब ने पढ़ाया। म्यूजिक एजुकेशन ऑल्सो, तबला बहुत अच्छा बजाते थे वो। जी हाँ। तो आपको सुनने का मौका मिला, बड़ी अच्छी आपने कुछ तथ्यात्मक बातें करी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और रेन हार्वेस्टिंग तो मैं बहुत वर्षों से अपने घर के अंदर, जब से मैंने अपना ट्यूबवेल बंद किया, नर्मदा का पानी लेना शुरू किया, तब से मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और दूसरी बात जो समझ में आती है, आपकी कुछ चिंताएं मैं सुन रहा था कि किस तरह की दिक्कतें। वास्तव में क्या हुआ कि हम एक सामाजिक दृष्टि से अपने जल, मिट्टी, पानी, हवा, इन सब के प्रति हम बड़े एक लापरवाही का एटीट्यूड रखते हैं। शायद ईश्वर ने हमको बहुत सहजता से और बहुत अधिक मात्रा में दे दी है, और उसके प्रति अब हमारा जो नजरिया है वो बड़ा लापरवाही का है। जबकि अब हमें उसकी अब कीमत समझ में आने लगी है धीरे धीरे। जिन लोगों ने इस विषय पर जन जागरूकता लाई है, जिन्होंने इस विषय को समझना शुरू किया है, उनको ये चीज समझ में आने लगी है कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला व्यवस्था नहीं है कि हम जमीन से पानी लेते रहे और हमें मिल रहा है तो अभी हमेशा के लिए कुआं खुदवा लिया है और जीवन भर इसमें से पानी आता रहेगा। ये अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी है। लेकिन फिर भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इसके प्रति लापरवाह है, और वो केवल पानी के मामले में नहीं है, शुद्ध हवा के मामले में है, शुद्ध हमारी मिट्टी के लिए है, और बहुत सारे जो भी हमें प्रकृति प्रदत्त है, जिनको ईश्वर ने हमें बड़ी सुलभता से दिया है, उनके प्रति हमारा नजरिया ऐसा ही हो गया। मैं कई बार सोचता हूँ कि गंगा जैसी
एक पवित्र नदी, जिसको हम सब भारतीय कहते हैं कि साहब हमारी सबसे पवित्र नदी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नर्मदा, गंगा नदी पूरे विश्व में इतनी पवित्र नदी होना चाहिए थी कि हम जाते उसके घाट पर और आचमन करके पानी पी लेते। लेकिन दुर्भाग्य कि इतने सारे उस गंगा को पूजने वाले लोग हैं और आज भी हमें उसका शुद्ध पानी नहीं मिलता और वो बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। मैंने गंगोत्री तक की तो यात्रा नहीं की, लेकिन गंगोत्री के एक टेम्पल तक, जहां तक गोमुख तक नहीं जाते, लेकिन बहुत दुखद प्रसंग होता है जब गंगोत्री की यात्रा करते और जो श्रद्धालु उस मंदिर में उस नदी की पूजा करने जाते हैं, उसको उसके उद्गम और उसके स्रोत पर ही उसको मृत्युशैया पे पटक देते, वहीं गंदगी छोड़ के आते हैं, वहीं पर बहुत सारा ऐसा स्टफ छोड़ के आते हैं कि जिससे वो, जिसको आप अपनी माँ कह रहे हो, जिसको आप मोक्षदायिनी कह रहे हो, उसको उसके स्रोत पर ही हमने खत्म कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि हमें ये सब कहने का, उसको माँ कहने का हक नहीं है, हम उसको नदी कहे अगर हमारा उसके प्रति कोई धार्मिक वो नहीं, जुड़ाव नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई कि कुछ और 2-3 बातें भी ऐसी हुई कि जो हमारी ये प्रकृति से या जो ईश्वर के घर से हमें मिली हुई चीजें थी, वो हमारे पढ़ाई लिखाई के पाठ्यक्रम से भी गायब हो गई, उससे भी हम बहुत लापरवाह हुए। जो मॉरल साइंस वगैरह होना चाहिए था, जो हमें, जब मैं पढ़ा करता था तो बचपन में, मैं शायद 7वीं 8वीं में जब पढ़ता था, तो हमारे विद्यालय में एक बागवानी का पीरियड हुआ करता था। हम एक क्यारा बनाया करते थे और फिर उसमें कंपटीशन हुआ करती थी कि किसका क्यारा अच्छा है, बागवानी का एक पीरियड है। तो वो हमारा अपने उन संसाधनों से जुड़ाव हुआ करता था, बताता था वो हमें कि हमारी प्रकृति क्या है। और फिर उसमें एक प्रतियोगिता की भावना आती थी कि हम अपने बगीचे को बड़ा सुंदर बनाएं, 4 फूल लगाएं, कुछ सब्जियां लगाएं। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली अभी काकानी साहब ने कह ही दिया, रन गो अवे। तो कल्चर ने बड़ा कबाड़ा किया है हमारा। यशपाल जी इसका एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताता हूँ। नॉलेज और इंफॉर्मेशन का जो डिफरेंस है ना, नॉलेज और इंफॉर्मेशन का जो डिफरेंस है, वो मुझे कई बार फील होता है। हमको, मैंने खुद ने वाटर साइकिल जो होती है कि भाई पानी धरती से वाष्पीकृत हुआ, क्लाउड बने, वापस धरती पे आया और पानी वापस समुद्र में पहुंचा, ये वाटर साइकिल आपको विश्वास नहीं होगा। जब मैं एमएससी प्रीवियस में पहुंचा, उसमें जब जियोलॉजी में हाइड्रोजियोलॉजी का एक पार्ट होगा, उसमें पढ़ा मैंने पहली बार जिंदगी में, एमएससी प्रीवियस में। और आज बच्चे उसको क्लास 3 या 4 में पढ़ते हैं वाटर साइकिल को। तो बट अगेन हुआ क्या है कि वो जो वाटर साइकिल हम पढ़ा रहे हैं क्लास 3 या 4 में, दैट इज नॉट नॉलेज, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। yes that information was passed on to me when I was about to postgraduate. तो वो उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में, उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो वही है जो आपने बताया कि बागवानी की क्लास होना चाहिए। उसी तरह से हमको पानी को हैंडल करने की, पानी को देखने की क्लास होना चाहिए। मुझे याद है हमारी काष्ठकला की क्लास होती थी, वुडवर्क। और वो वुडवर्क जो है वो अपने हाथों से रंदा चलाना और अपने हाथों से कीले ठोकना, वो अभी भी काम में आता है, क्योंकि हमको पता है कि हम कैसे उस काम को करते हैं। उसी तरह से मेरे ख्याल से पानी के बारे में सिर्फ पढ़ा देना, उसकी बजाय उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और बच्चों को कुएं के पास ले जाके। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया सुषमा जी इस पूरी बातचीत में, कि हमारे जो भारतीय रीति रिवाज वो मतलब कितने ज्यादा पानी से जुड़े हुए हैं, कितने ज्यादा। मेरे को तो अचंभा होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जब 1 महीने या 1.25 महीने का होता है तो उसकी पूजन होती है, जिसको मालवा में कहते हैं जलवा पूजन। बहुत सारे लोग इस शब्द से परिचित होंगे। कुछ दिन पहले मेरी बिटिया की फ्रेंड, उसके बेटा या बेटी हुई और उसकी जलवा पूजन में वो जाने वाली थी। तो पापा जलवा पूजन क्यों बोलते हैं? मैंने कहा बेटा ये जलवा तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, एक्चुअली जलवायु पूजन। तो वो फिर उसको रियलाइज हुआ कि उस पूजा में होता क्या है। उस पूजा में होता यह है कि बच्चे को सबसे पहले धूप दिखाई जाती है, उस बच्चे को पहली बार वातावरण को एक्सपोज किया जाता है, हमारी जलवायु को वो समझ सके कि हम, बेटा किस शहर में तू है, वहाँ गर्मी कितनी है, वहाँ आर्द्रता कितनी है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ की खुशबू कैसी है, उसको समझ सके, वो पूजन है। सही। उसी तरह से जब कोई नई बहू गांव में आती है तो उसको कुआं पूजने के लिए ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं कि उस बहू को मालूम पड़े कि हमारे गांव के जल स्रोत कितने हैं।
उसका एक दूसरा रूप भी किसी ने मेरे को बोला कि बहू को बता दिया जाता बेटा कि इतना चलना पड़ेगा पानी लाने के लिए। खैर उतना क्रूर हम नहीं हो सकते थे उतना क्रूर हम नहीं हो सकते थे। हम थोड़ा उसको अच्छे तरीके से अगर ले तो उसको बता दिया जाता है कि बेटा हमारे गांव के आसपास इतने कुएं हैं, इतनी नदियां हैं, इतना आपका जल स्रोत है। और इसी के ऊपर कल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी। बुंदेलखंड में एक गांव है जहाँ पे जो नवयुवक है वो 40 साल 45 साल के हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनके गांव में पानी नहीं है। तो वहां पे वो इंटरव्यू कर रही थी बीबीसी की कॉरेस्पॉन्डेंट किसी महिला को कि आपके गांव जहां आपका मायका है वहां कैसा पानी? बोले वहां तो बहुत पानी है। तो बोले यहाँ पे फिर आपको कैसा लगता है? यहाँ पे आपको बिना पानी के आपने कैसे पसंद किया? बोले मुझे पता होता कि इस गांव में पानी नहीं तो मैं शादी नहीं करती। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि हम अपनी उन सारी चीजों से उनको भुलाते चले जा रहे हैं, उनको भुलाते चले जा रहे हैं क्योंकि देखिए ना, हम में अहंकार आ गया कि हम ज्ञानी हैं, हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमको बहुत सारा कुछ आता है, हमको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है हमको सोशियोलॉजी भी सीख गए। हम तो सोशियोलॉजी भी हम कमरे में बंद करके पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको गाँव जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं, हम वहाँ पढ़ लेते हैं और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए सब काम करते हैं। तो हमारे अपने जब तक हमारा सोशल कंसर्न नहीं आएगा इन चीजों से, जो भी हमारे ट्रेडिशंस रहे, रिचुअल्स रहे, उनसे जब तक हम अपना कंसर्न नहीं रखें, उनसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी। और उनका उस पार्ट से हमको तैयार करना पड़ेगा। और जो भूल रहे हैं उसकी कीमत चुका रहे हैं। और अभी अगर नहीं समझे तो फिर अब जैसे आपने बुंदेलखंड का मुझे उदाहरण दिया तो मुझे बड़ा इसमें से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि वो बुंदेलखंड के वो जितने जो अविवाहित पुरुष है वो कर क्या रहे? अरे भाई खोदो गड्ढा, रोको नदी, बनाओ तालाब, शादी हो जाएगी। यशपाल जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई दशरथ मांझी जब सड़क बना सकते हैं तो आप कुआं क्यों नहीं बना सकते? वो एक प्रेमिका के लिए गया। एक्चुअली मध्य प्रदेश के एक जिले में कोविड के टाइम में एक सज्जन ने, या महाराष्ट्र में से एक सज्जन ने कुआं खोद दिया। उसको 4-6 महीने का वो था, लॉकडाउन था, उन्होंने कुआं खोद लिया अपने घर। तो दशरथ मांझी एक प्रेमिका के लिए जा रहे थे, अरे आप 4 तालाब खोदिए, 4 प्रेमिका मिलेगी आपको। पर करके तो देखिए, एक तालाब तो खोदिए, कम से कम एक नदी को तो रोकिए, कुछ वृक्षारोपण तो कीजिए, ये सामाजिक समस्या अपने आप चली जाएगी। और आई थिंक कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वो अवैध नहीं रहना चाहते। आई थिंक स्टेटस सिंबल हो जाए ना तो फिर कर सकते हैं। तो शर्मा जी, अच्छा लगा आपको सुन करके, बहुत अच्छा लगा। और आपने मेरी जियोलॉजी फिर से पुरानी ताजा करवा दी। बिल्कुल। तो मैं एक और हमारे वरिष्ठ सदस्य को लेती हूँ और फिर मैं सभी की आज्ञा से यही सब्जेक्ट अगली मीटिंग में भी रखना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमारी प्यास बुझी नहीं है। तो मैं श्री सिंह साहब को बुलाना चाहती हूँ, जो एक बहुत अच्छे हास्य व्यंग के कवि भी हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी से मैं वो लूंगी, तो मेरे को लगता है कि ये जो पानी का सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे स्पीकर बहुत सबको बांध के चलने वाले हैं। तो मैं सिंह साहब को निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने विचार रखें। आदरणीय श्री शर्मा जी को सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सिंह सर। जितना कुछ आपने बताया सब मैंने कंठस्थ करने का पूरा प्रयास किया है। बाकी सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सब उससे कुछ सीखूंगा। सब मेरी एक थोड़ी समस्या है, तब उस पर मैं आपको बता के निदान चाहता हूँ साहब से। तो वो ये है कि सर मैं अपने रिटायरमेंट के बाद सब मैं अपने गाँव वापस आया, फिर तो ये देखा कि गाँव साहब चारों तरफ हमारे तालाब थे। मैं साहब रायबरेली का हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो सब गाँव चारों तरफ तालाब थे, केवल 2 रास्ते थे गाँव में साहब, एक प्रवेश का, एक निकास का। कहीं अगर चोर डकैत भी साहब गाँव में प्रवेश कर जाएं और दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं तो चारों तरफ तालाब थे, उनसे कूद के निकलना लोग हो जाते। सब उदाहरण दिया कि बकरी डूबने की, बैल डूबने का, सब उसको हाथी डूबने का हमारे यहाँ लोग बोलते थे। हाथी साहब उसमें हाथी बुढ़ाओ साहब बोलते यूपी की भाषा में। अब साहब स्थिति वहाँ की ये हो गई है कि पहले साहब गांव में कच्चे मकान होते थे, तो हर साल बरसात से पहले मिट्टी निकलती थी साहब तालाबों से, लोग घरों में लगाते थे, दिवाले साहब बनाते थे, तो तालाब हर साल साहब खुद जाते थे।
Okay. अब सब गांव में 80-90% जो मकान बन रहे पक्के बन रहे हैं, जी तो मिट्टी निकालना सब बंद हो गया। इधर सब गांव की आबादी हुई बढ़ती गई, बच्चे बड़े अलग हुए। सब जो तालाब साहब चाहो तरफ 150 मीटर चौड़े, 400-500 मीटर लंबे थे, एक तालाब साहब चारों तरफ थे। वो साहब 80% तालाब लोगों ने साहब कब्जा करके मकान बना दिया। Okay. साहब स्थिति साहब ये थी कि पहले गर्मियों में हम लोग जब स्नान करते थे, जानवर चरा के आते थे साहब छुट्टियों में अपने अवकाश गांव से, तो साहब हम लोग तालाब नहाते थे गर्मियों में, और वहीं तालाब में जानवर पानी पीते थे। बिल्कुल। आज साहब स्थिति ये है कि जानवरों को पीने के लिए पानी ही नहीं बचा, क्योंकि साहब तालाब सब एक तो बंद, मतलब काफी पट गए हैं, काफी कब्जा हो गया है। मैं साहब गांव में प्रयास किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जो भी कब्जा करेगा तालाब पे उसको जो है खाली कराया जा सकता है। ग्राम प्रधान से मिला, लेखपाल से मिला, बोले साहब आप अगर ऐसी आपत्तियां गांव में उठाएंगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप इसलिए आप ऐसी समाज सेवा से आप दूर रहिए अपने आप को। तो साहब ये ऐसी से धमकी भी साहब मिलती है, अगर तो कोई प्रयास करता हूँ धमकी और मिलती है साहब। स्थिति साहब यही है कि हमने कहा से कोई बात नहीं, मनरेगा में जो लेबर काम कर रही है, ग्राम प्रधान से कहा अगर उसको आप जो है 50% लेबर को लगा दे तो जो तालाब भर गए हैं, जो शेष तालाब बचा हुआ है, इसी की मिट्टी निकाल दें। तो बोले साहब फिर आपने वही चौधरी पनपने वाली बात कर रहे हैं। वो जो लेबर साहब हमको मिलती है मनरेगा में, वो आधे जार लेबर तो हम भेज देते हैं कि साहब आप ही लोगों के घर में भेज दें काम करने के लिए। वो साहब इसलिए थोड़े तालाब खुदाएंगे साहब उनसे हम, उनकी हाजिरी लगा दी है, हमको काम देना है उनको, मैं मानता हूँ, लेकिन काम वो साहब तालाब में नहीं करेंगे, वो तो आपके घरों में जाके करते हैं लोग, बड़े बड़े घरों में। सब ऐसी स्थिति होती है जब साहब रायबरेली में इतना राजनीतिक सब जो है दखल है वहां पे, उसके बावजूद भी प्रयास करता हूं तो ऐसे जो है ऐसे आरोप लगते हैं या सुझाव मिलते हैं या धमकी कह सकते हैं साहब उसको। तो साहब मुझे इसमें चाहते हैं मार्गदर्शन कर सकें आप कि मुझे क्या करना है। जो जितना मैं भारत के ग्रामीण परिवेश को समझ पाया हूँ, उसमें हमारे सामने जो बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जाता है, दो अप्रोच पढ़ाए जाते हैं। एक होता है ट्रिकल डाउन अप्रोच और एक होता है गोइंग अप अप्रोच। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो टॉप डाउन अप्रोच कोशिश कर रहे हैं कि आप शुरू से ऊपर से शुरू करके, कि सरपंच से या लेखापाल उस क्षेत्र में तो वो ऊपर ही है इनफैक्ट, तो अपेक्स से शुरू करके नीचे आप आना चाहते हैं। उसकी बजाय मेरे को लगता है कि जो बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर जाने की अप्रोच है, उस पे आप अगर काम करेंगे, देखिए गांव में क्रॉस सेक्शन बहुत वेरीड है, काफी बड़े लोग गांव में हैं, धनी मानी लोग हैं, बाहुबली भी लोग हैं जिनके पास पावर है और उनके पास में शक्ति, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास शक्ति नहीं है, जो गांव के आम लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, जो अपने लाठी के बल पे अपनी भैंस को हाँकना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप साथ में लेके अगर काम शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा, और उनको बहुत ज्यादा हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, हमको खाली ये बात करनी है कि देखो भाई गांव की समस्या है और हमको पूरा इसको करना है, कैसे भी करना है, तो हम लोग अब साथ में काम करें। मैं अक्सर उस दिन भी बात की थी मैंने अपने बातचीत में, लगान फिल्म से मैं बहुत प्रेरित हूँ, और लगान का उदाहरण इसीलिए दिया था कि जब आपको पानी पे काम करना हो तो आपको वो जो टीम है, उस टीम में सभी तरह के लोग होने चाहिए। नहीं सब एक मिनट साहब, जो है मैं चूंकि बधा हुआ हूँ ग्रामीण से, तो मेरी भी साहब आदत है कि मैं सोचता हूँ कि काकानी साहब से भले मुलाकात नहीं होती, लेकिन साहब इनके कामों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। काकानी साहब के सब इनके अक्सर फोटो कराते हैं, हमारी सब सुषमा बहन जी हैं, सब कुछ है, फिर भी कितना समय वक्त देती हैं समाज सुधार के लिए। सब इनसे कुछ सीख के साहब मैं वहां जाता हूँ, बॉटम लेवल पे से ज्यादा बात करता हूँ। मैं साहब जब उनसे संपर्क करता हूँ तो वो हमको कहते हैं कि साहब आप नौकरी की जिंदगी बाहर रहे, आप इनको समझते हैं नहीं, अब आके उनकी साहब बता रहे हैं भाषा, अब आके यहाँ लंबादारी दिखा रहे हो, तो हमको तो रहना इनके बीच में। हम लंबादारी दिखाने नहीं आए भैया, हम तो अपने गांव की बात कर रहे हैं और समझाने का प्रयास करता हूँ उनको। मेरे ख्याल से एक और चीज जो मुझे समझ में आई, कि हमको समझाने का प्रयास नहीं करना है, हमको समझने का प्रयास करना है कि ये हुआ कैसे,
और समझना, उनको समझना बहुत जरूरी है। लेट देम स्पीक, उनको बोलने दीजिए, उनको ज्यादा बोलने दीजिए। उनसे उनकी जो भी मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका समाधान सिर्फ यही नहीं है कि हम उनको कुछ सजेस्ट कर सकें। उनका समाधान उन्हीं में से, अंदर से निकल के आता है। और ये मैंने अनुभव किया है कि वो उनमें से निकल के आता है और वो अपने लिए काम जब करना शुरू करते हैं तो फिर ये सब ब्यूरोक्रेसी और ये सब चीजें वहां पे काम नहीं आती। तो मेरे ख्याल से हम जी, आप उनको अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सुनने के लिए बात करिए बस। मेरा तो यही सजेशन है सर। जो कुछ सीखा आपने बहुत कुछ सीखा था, हमने अपने लिए बहुत कुछ सीखा, अपने लिए बहुत कुछ सीखा साहब। और फिर साहब मैं एक मिनट टाइम दूंगा साहब कि मुझे साहब पानी का महत्व इसलिए मालूम है, मैं साहब जब यूपी से ट्रांसफर साहब राजस्थान में हुआ, वहाँ अजमेर में ब्यावर एक जगह है, मैं साहब वहाँ पे साहब, मैं साहब वहाँ 16 साल रहा। वहाँ मैं साहब वहाँ पे मतलब 4 दिन 4 रात में 50 मिनट्स के पानी मिलता था। हाँ। दिन 4 ब्यावर और पाली सुषमा जी ऐसी जगह है जहां पर आपको नदी को परिभाषित करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहां सूखी नदी है जिसमें पानी बहता ही नहीं है कभी। तब आपको समझ में आता है कि नदी होती क्या है सर। जी सर 4 दिन और 4 रात में पानी मिलता था। और मैं सब अपने यहाँ से गया पानी की इफराद बहुत है सब। वहां पे जाके साहब हमने ये देखा कि हमारे साथ जो बच्चे थे उनको एक तसला में पहले बच्चों को नहलाते थे, उसी पानी में दूसरे बच्चों बैठा लेते थे, उसी टब में, उसको निकाल उसी पानी से पोछा लगता था। तब उस पानी का महत्व साहब हमको पहली बार वहां मिला। तब उसका परिणाम ये हुआ साहब आज कि आज घर में भी अगर पानी की नल से एक बूंद टपकती है तो साहब रात को नींद नहीं आती है। तो सुबह सब ये सीखा, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखा साहब। प्रयास करूंगा इसको जीवन में उतारूं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और आज हमारे मतलब दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टाइम ओवरशूट हो गया है और हम इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि अभी कितने टर्म्स और भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और हमें प्रोएक्टिव होना है। हमें से भीषण संकट में पड़ने के बाद हमारी आंखें नहीं खोलना है, हमको अभी से ही सचेत हो जाना है कि वो भीषण संकट हमारे ऊपर नहीं आ जाए। तो हम अभी यहीं विराम लेते हैं, अल्प विराम लेते हैं। और बहुत सारे लोग आज ज्वाइन हुए हैं, तो मुझे याद आता है कि जब मैं वहां घूमने गई थी ऋषिकेश और हरिद्वार, तो देखती थी कि नदी के पास में सब लोग अपना घर बनाते हैं। इधर पहाड़ है, इधर नदी है, और उसके बीच में सब। तो ऐसी मीटिंग पानी पे चल रही है, तो काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ज्यादा मात्रा में यहाँ आ गए हैं। पानी का सब्जेक्ट भी डिस्कस हो तो लोग ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमारे बीच में अभी सुरेश रेवाल साहब भी पहली बार आए हैं, मैं उनका सम्मान और आदर करती हूँ। और हम अगली बार वापस यही सब्जेक्ट लेंगे। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया है, इनफैक्ट सभी को रिकॉर्डिंग भेजी है। तो मैं यही विराम चाहती हूँ। और अगली मीटिंग हमारी 1 जुलाई को होगी, शुक्रवार रात को 9 बजे। और मैं शर्मा जी से वापस विनती करूंगी कि वो वापस आए। भरपूर पानी लेकर। हाँ, क्या भरपूर पानी लेकर ऊपर से।